अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में कोरोना मामले में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कुल मामले 2.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं और 7,135 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 206 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं, जबकि नए मरीजों की तादाद तकरीबन 10,000 है। अब तक हुई अमवात में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,060 लोगों की जाने गई हैं, जबकि गुजरात में अब तक 1,249 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में हलाक होने वालों की तादाद 761 हो गई है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हलाकतें दर्ज की गई हैं, जहां अब तक कोरोना से 412 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कर्नाटक के लिए कोरोना के ताल्लुक से आज का दिन कुछ हद तक अच्छा रहा। आज कर्नाटक में 161 मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता कुछ दिनों के मुकाबले में ये तादाद कम है। आज के इजाफी केसों के साथ कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 5,991 हो गई है। इसमें अब एक्टिव केसों की तादाद 3,248 हो गई है। कर्नाटक में अमवात में भी इजाफा हो रहा है। रियासत में अब तक 66 अमवात दर्ज की गई है, जबकि अब तक 2,605 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। हालांकि कम्युनिटी स्प्रेड तय करना मरकजी हुकूमत का दायरा कार है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। ज्यादातर मरीजों के इन्फेक्शन का जरिया मालूम नहीं हो रहा है। देखिएगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास। दिल्ली में कोरोना के हवाले से दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कोरोना के ताल्लुक से दिल्ली बीजेपी के नए सदर आदेश कुमार गुप्ता से न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना से लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। सर, आज एलजी के यहाँ पर मीटिंग भी हुई। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने चिंता जताई है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में और ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है। बिल्कुल हालात चिंताजनक है। दिल्ली सरकार को आगे आके काम करने की ज़रूरत है। उनको काम करने से कोई नहीं रोक रहा है। उन्हें जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार सीरियस है। उन्हें गंभीरता के साथ स्थिति को मानकर, स्थिति को चुनौतीपूर्ण मानकर उससे निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि जो कोरोना है वो कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मना कर दिया गया। इस मसले पर भी यहाँ चर्चा हुई। मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले हो जाएंगे दिल्ली में। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो लोगों को डरा रहे या अपना काम कर रहे? अपना काम तो करो ना भाई। आपने जो काम करना था वो किया नहीं। आपने पहले जब कोरोना बिल्कुल यहाँ दिल्ली में कम था, उस समय आपने कहा 30,000 बेड हमारे पास है, लेकिन आपने ग्राउंड पर
बेड 3100 निकले। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ लोगों के साथ मनमानी वसूली की गई, लूटपाट की गई, उनसे उनकी बिलिंग इतनी की गई, लोग देने के लिए अक्षम, लेकिन मरता क्या ना करता। तो मैं दिल्ली के सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आप ग्राउंड पर काम करिए, लोगों की सहूलियत दीजिए, लोगों का इलाज कराइए, लोगों को टेस्ट कराइए, कोविड टेस्ट कराइए। आप इस तरह की बातें करके ना राजनीति मत करिए प्लीज़। दिल्ली के लोग परेशान हैं, अस्पताल के सामने लोगों का इलाज नहीं मिलने। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार आंकड़ों के फेर से दिल्ली के लोगों को डराने का काम कर रही है, इस तरीके की राजनीति उन्हें बंद करनी चाहिए, बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करने में अपना समय ज़्यादा लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आप लीडर संजय सिंह ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल कोरोना से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कह रही है अमित शाह जी? क्या कह रहे हैं? कहां है गृह मंत्री? अमित शाह कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों का इलाज तो करेंगे अरविंद केजरीवाल, और अमित शाह करेंगे चुनाव की रैली। 74,000 LED लगाने की उनको फुर्सत है, उस पर पैसा खर्चा करने की फुर्सत उनको है। चुनाव की रैली में चुनाव कैसे जीतेंगे इस बात की चिंता है। केजरीवाल लड़ रहे हैं कोरोना से, और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह लड़ रही है चुनाव। वो कैसे जीतेगी उस पर लड़ रही है। हम इस संकट में कैसे इस कोरोना से विजय पाएंगे वो सोच रहे हैं, वो कैसे चुनाव में विजय पाएंगे वो सोच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार के अस्पताल जितने हैं उसमें मात्र 1500 बेड इन्होंने कोरोना के लिए सुरक्षित किया है। मात्र 1500 बेड। 10,000 से ज्यादा आपके पास बेड है। अब तक आप 3 महीने में आपको चाहिए था, पूरी की पूरी केंद्र सरकार यहां पे बैठी है, कम से कम 10-15 हजार बेड आप कोरोना के लिए सुरक्षित बनाते वहां पे। आप खुद कोई काम करोगे नहीं। एक सरकार कोई काम करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल कोई काम करना चाहते हैं, उसको करने दोगे नहीं। दिल्ली वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे। दिल्ली में जो यूपी के, बिहार के लोग रहते हैं उनका इलाज नोएडा में करोगे नहीं, गाजियाबाद में करोगे नहीं, हरियाणा में करोगे नहीं। वो अगर घुसेंगे तो रास्ता खुदवा दोगे। कहोगे दिल्ली वाले कोरोना फैला रहे हैं, हम इनको तो हरियाणा में नहीं आने देंगे, हम इनको, योगी जी कहते हैं, गाजियाबाद और नोएडा में नहीं आने देंगे। यहां के रहने वाले लोग जाएंगे कहां? ये गुनाह हो गया यूपी बिहार के आदमी का जो यहां रह रहा है, हरियाणा के आदमी का जो यहां रह रहा है, उसका गुनाह हो गया कि उसका इलाज यहां नहीं हो सकता है। हम उसके इलाज का इंतजाम करने का भी अधिकार हमें नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और घोर जन विरोधी फैसला है जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफा जारी है। सुबह से अब तक सूबे में जो 122 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, इनमें से अकेले 52 मामले राजधानी भोपाल के हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 9,855 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 418 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना बीमारी से अब तक 6,485 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन में मुस्तैदी से ड्यूटी अंजाम देने वालों को मध्य प्रदेश हुकूमत ने इनाम से सरफराज करने का भी फैसला किया है। इसी के साथ होमगार्ड पर भी हुकूमत ने नजर इनायत की है। वहीं कांग्रेस ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामले और किसानों की मुश्किलात के लिए सूबाई हुकूमत की नाकिस पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। और इस कोरोना काल में जिस तरह से होमगार्ड के सैनिकों ने सेवा की है, वास्तव में वो अनुकरणीय है, वो वंदनीय है, वो अभिनंदनीय है। जैसे जवान ने सीमा पे अपनी जान लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वैसे इस कोरोना काल में हम सब जब अपने कमरों में बंद थे, बिस्तरों पर सो रहे थे, उस वक्त हमारे होमगार्ड का जवान सड़क पर खड़ा था, हमारे पुलिस का जवान सड़क पर खड़ा था। वो दिन में भी खड़ा था, वो रात में भी खड़ा था, वो 24 घंटे 8 पहर खड़ा था। और इसलिए हौसला अफजाई के लिए हम सबको कृत संकल्प होना चाहिए और आपसे भी प्रार्थना है कि आप उस दिशा में बढ़ें। हमने कोरोना योद्धा सम्मान देने का तय किया था, उनका जो बाध्य कॉल ऑफ करने का था वो भी समाप्त कर दिया है। और आज एक नई बात जो होमगार्ड सेनाओं के लिए नियमित मानदेय का भुगतान किए जाने का भी प्रस्ताव हम प्रस्तावित कर रहे हैं।
कि ये नियमित मानदेय इनको नहीं मिलता है, तो वो नियमित मानदेय की भी हम आगे प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये भी मिलने लगे। मेरे पास मिसरोद से का मैसेज है, 50 गाड़ियाँ तुल गई हैं, लेकिन कह रहे हैं कि साहब इसका पेमेंट नहीं होगा। ये वहाँ के विकास पाटीदार जी ने ये मैसेज मेरे को किया है और कोई सुनने को तैयार नहीं। और ऐसा जगह जगह है, बारदाने मिले नहीं, लंबी लाइनें लगी और किसान परेशान हुआ है। और जो गेहूँ गीला हो गया, तूफान की सूचना थी पहले, लेकिन तैयारी नहीं की और जो गेहूँ गीला हुआ है उसकी एक तो उसमें बहुत सी जगह पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका, क्योंकि तुल गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। और दूसरा ये पीडीएस जो गरीबों को बात कही जा रही कि फ्री राशन देंगे, उसमें दिक्कत आएगी जब ये। बंगाल जनसंवाद रैली से अमित शाह ने खिताब किया, जिसमें इन्होंने जमकर वज़ीर आला ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने सीए के ताल्लुक से ममता बनर्जी से वजाहत भी तलब की। को ये कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देश भर से मिली है, मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं बंगाल की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय। मैं ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये नामशूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बांग्लादेश जो बंगाली भाई आए हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको नागरिकता मिले, इसका आप क्यों विरोध कर रही हो? उनको सम्मान मिले, उसका आप क्यों विरोध कर रही हो? ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए बंगाल की जनता के सामने कि जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, इसके ये कारण है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मौजूदा हालात में बीजेपी की इंतखाबी सरगर्मियों को अफसोसनाक बताया। टीएमसी लीडर खालिद इबादुल्ला ने कहा कि बंगाल बीजेपी की सियासत से दूर रहेगा। कोरोना का मार है, कोरोना को संभाल देने की जरूरत है। ममता बनर्जी वहां इसी प्रदेश में जहां पे वो इसी तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना को रोकने के लिए, अम्फान के पीड़ित लोगों को सहयोगिता करने के लिए रास्ते पे उतर पर लोगों को कह रही हैं, उनके नेताओं को कह रही हैं, उनके एमएलएस को कह रही है, उनके एमपीज को कह रही है। लेकिन ये लोग अभी इसे शुरू कर दिए वोट की राजनीति। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं अभी चाहिए कम से कम इन लोगों को कोरोना जो संक्रमण हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था जो गिर चुकी है, चरमरा चुकी है, टूट चुकी है, उसको ठीक करने के लिए सोचने की जरूरत है। राज्य की तकरीबन 2 दर्जन समाजी तंजीमों ने राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर की जीत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आइंदा 19 जून को इंतखाबात होंगे। इत्यादी जमातों की जानिब से पहले उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम सरबराह शिबू सोरेन है, जबकि दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के शहजादा अनवर हैं। इन तंजीमों का मानना है कि ज़ैफुल उम्र शिबू सोरेन के बजाय तरजीही बुनियाद पर नौजवान उम्मीदवार शहजादा अनवर की जीत को यकीनी बनाया जाए। मांग है कि जेएमएम का जो आज़ादी, झारखंड आज़ाद से पहले जो उनका नारा था, महुआ, मांझी और मियाँ, तो इस पे हम चाह रहे कि धरातल पे उतरे जेएमएम और शिबू सोरेन जी हमारे जो गुरु है, झारखंड आज़ादी के जो हमारे अगुवाई रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब इनका तबीयत खराब रहता है तो ये अब आराम करें। और शहजादा अनवर एक यंग लीडर है, नौजवान है। मैं चाहता हूं कि वैसे को आप राज्यसभा में भेजें जो राज्यसभा में अपनी आवाज़ों को उठा सके, अल्पसंख्यकों के आवाज़ को वहां पे बुलंद कर सके, है ना। तो ये मैं जेएमएम से मांग करता हूं, और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 17 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ हम लोग जो है ना पुतला दहन करें। मुल्क में लॉकडाउन के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब अनलॉक किया जा रहा है। हुकूमत ने होटल और रेस्टोरेंट को भी पाबंदियों और एहतियातों के साथ खोल दिया, लेकिन अलीगढ़ में अभी भी होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुल सके, जिसकी वजह हुकूमत के वक्त की पाबंदी है। मज़कूरा कारोबार से जुड़े जिम्मेदारान का कहना है कि मज़कूरा काम में औकात बहुत अहमियत का हामिल है, इसीलिए इन्होंने इंतज़ामिया से वक्त को बढ़ाने का मुतालबा किया है और कहा है कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट खुलवाए जाएँ। खाने भोजन की व्यवस्था रेस्टोरेंट करता है। प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है वो 12 बजे से 7 बजे की है, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है और उससे कोई भी लाभ
ना रेस्टोरेंट संचालकों को मिलने वाला और ना ही आने वाले अतिथियों को मिलने वाला। इसीलिए एसोसिएशन ने अपनी बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाकर लोगों ने जब ये बताया कि इस समय में कोई ना तो लाभ और ना ही खोल पाएंगे, तो सारे रेस्टोरेंट अलीगढ़ के लगभग बंद हैं। हमने 1-2 रेस्टोरेंट ऐसे खुलवा रखे हैं ताकि किसी को परेशानी भी ना हो, और हमने प्रशासन से मांग भी की है कि इसका समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाए। लोग आएंगे वो सभी अपने शाम को 5:30-6 बजे के बाद ही घर से निकलेंगे। 7 बजे तक अगर आते हैं तो फिर जब तक तो वाइंड अप हो जाएगा। कल भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। यहाँ 3-4 टेबलें मुश्किल से आई। आज भी सुबह से 3 ही टेबल आई हैं। टेबल भी क्या, छोटे छोटे कस्टमर आए हैं। टेबल ये नहीं कि बहुत बड़ी बिक्री कोई हुई हो। और जितना स्टाफ है, मेरे पास 9 आदमियों का स्टाफ से मैं अभी काम कर रहा हूँ टोटल, तो अभी गुजारा भी पूरा नहीं हो पा रहा। और क्या डिमांड किया? डिमांड ये सब, इसका समय अगर रात को 9 बजे तक कर दिया जाए तो जिससे कि काफ़ी कुछ हद तक एक हिम्मत बन जाएगी और कस्टमर भी आना शुरू करेगा। अलीगढ़ में एक बाइक चोर गैंग के साथ हुई पुलिस झड़प में 5 बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से चोरी की 14 मोटरसाइकिल और 3 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। अलीगढ़ के एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुज़िश्ता रोज शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान ये बदमाश पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा और तफ्तीश करने पर पूरे गैंग का खुलासा हुआ। 315 बोर के एक के पास 2 मिले, एक के पास 3 मिले। 312 बोर के एक के पास 2 जिंदा कारतूस मिले। उनको पकड़ा गया। पकड़ कर उससे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि ये साहब धर्म ज्योति स्कूल है, उसके पास में बाजरा खेत है। वो बाजरा खेत में उनके 2 साथी जो हैं, एक शिवम है और एक सोनू है, उनके साथ मिलकर के और अन्य जो साथी साथ मिलकर के वहाँ 11 मोटरसाइकिल उन्होंने छिपा कर रखा है। तो उनके निशानदेही पर 11 मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद की गई। वो सही मोटरसाइकिलों को ट्रेस किया गया तो विभिन्न जगहों में उनकी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 मुकदमे थाना इगलास में ही दर्ज हैं। वो मोटरसाइकिल वहाँ उनके निशानदेही पर बरामद कर ली गई। इसमें अन्य जो 3 लोग हैं जिनके जो घटना में इन्वॉल्व थे, वो संजीव है, अनिल है, अजीत है। इस प्रकार 8 लोगों के खिलाफ थाना इगलास में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 लोग हमारे गिरफ्तार हैं। अनिल है, कुलदीप, संदीप, शिवम और सोनू, ये हमारे गिरफ्तार हैं। और 3 अभियुक्त जो है, जो भी प्रकाश में है, उनके खिलाफ वो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो उनकी उस सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में तमाम सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी खिदमत दे रहे हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही राजस्थान मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर कोरोना से जुड़ी तमाम तरह की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ दूसरे सरकारी मुलाजमीन को 50 लाख तक का बीमा दिया गया है, जबकि लंबे अरसे से मांग के बावजूद रियासत के मदरसा पैरा टीचर्स बिना बीमा के ही तमाम खतरात के बीच ग्राउंड पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। और अब मदरसा पैरा टीचर ने भी बीमे की मांग की है। प्रदेश में राजस्थान मदरसा पैरा टीचर कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी तक इनके उत्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख के बीमा की घोषणा की गई है। मैं आपको बताता चलूं, राज्य सरकार द्वारा जीएनएम और एएनएम को 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है और डॉक्टर्स के लिए 5000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। लेकिन मदरसा पैरा टीचर के लिए ना तो आज दिनांक तक बीमे की घोषणा की गई है और ना ही उनको कोई प्रोत्साहन राशि दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मदरसा पैरा टीचर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5000 दिए जाए और जो हमारा असल मुद्दा है हमारा नियमितीकरण का, मैं उनसे कहूँगा जल्द से जल्द जो है मदरसा पैरा टीचर और अन्य जो संविदा कर्मी हैं सबको एक नीति बना के और नीति के रूप में नियमित किया जाए। शुक्रिया। कोरोना लॉकडाउन में कर्नाटक से गोरखपुर जाने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मुसाफिर सफिया की 3 माह की बच्ची को जब सफ़र के दौरान दूध नहीं मिला
तो बच्ची की हालत देखकर वो भी निढाल हो गई। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर पहले तो सफिया ने खुद से बच्ची के लिए दूध को तलाश किया, लेकिन जब इनकी सारी कोशिश नाकाम हो गई तो सफिया ने पास खड़े आरपीएफ जवान इंद्र यादव से बच्ची के लिए दूध मुहैया करने की फरियाद की। बच्ची की हालत को देखकर इंद्र यादव से रहा नहीं गया और वो दूध लेने के लिए स्टेशन से बाहर चले गए। इंद्र यादव जब स्टेशन पर आए तो ट्रेन जाने लगी थी। इंद्र यादव ने दौड़ते हुए सफिया को खिड़की से दूध मुहैया किया। गोरखपुर पहुंचने के बाद सफिया ने इंद्र यादव का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के जरिए जब ये खबर भोपाल पहुंची तो आरिफ मसूद फैंस क्लब के अरकान ने स्टेशन पहुंचकर आरपीएफ जवान इंद्र यादव का इस्तकबाल किया और तौसीफी सनद के साथ नकद भी पेश किया। इस ताल्लुक से इंद्र यादव और भोपाल एमएलए आरिफ मसूद कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी में था। इसी दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई और एक महिला यात्री जिन्होंने मुझे बोला कि भैया 1 मिनट सर मेरी बात सुनिए, और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने 3 माह की बच्ची को मेरे को दिखाया और बोला ये हम बेलगांव कर्नाटका से आ रहे हैं, अभी तक भोपाल आ गए तो इनको दूध नहीं मिला है। तो उस बिलखती बच्ची को मैं देखकर और तुरंत दौड़ के गया बाहर और दूध लेकर आया वापस, और फिर जब तक ट्रेन रन तो कर ही रही थी और दौड़कर फिर मैंने उनको दूध प्रोवाइड करा दिया। उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोला। आरपीएफ जवान ने जिस तरह से साहसिक काम करा भोपाल, उसके लिए उसको बधाई देता है। मैं और मेरे तमाम साथी उसको बधाई देते हैं उसके इस कार्य के लिए, और बाकी लोगों से जो इस डिपार्टमेंट में जुड़े हैं जिनका काम जनसेवा का है उनसे कहना चाहते हैं कि वो उससे मोटिवेट हों, देखें कि सही जनसेवा करने वाला व्यक्ति ये है। मुझे खुशी है, मुझे जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला तो मैंने आज को बधाई दी और अपने साथी और फैंस क्लब को बोला कि इनको सम्मानित करें। और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने कॉटन के बीज की स्मगलिंग करने वाले ग्रुप का पर्दाफाश किया है। रचाकोंडा के एसओटी की टीम ने गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से गैर कानूनी तरीके से स्टॉक किए गए 50 लाख रुपए के कॉटन के बीज को जब्त किया है। खुफिया जानकारी मिलने पर यह कार्रवाई की गई। हयात नगर के एक गोडाउन में कॉटन बीज का स्टॉक किया गया था। 38 plastic bags containing 1900 kg of loose BG cotton seed. ఒక్కొక్క బ్యాగ్ అది 50 kg. తర్వాత 17 bags of color mixing seed containing 680 kilogram. ఒక బ్యాగ్ అది 40 kg బరువు. తర్వాత 9 bags నాన్ BT స్మాల్ పంచ్ బ్యాగ్స్ 250 kg మొత్తం. తర్వాత 13 నంబర్స్ సర్పంచ్ గోల్డ్ BG2 సీడ్ ప్యాకెట్స్, ఒక ప్యాకెట్ అది 450 గ్రామ్స్ అది, ఇది ఈ సర్పంచ్ గోల్డ్ BG2 అని ప్యాకెట్ ఇది. తర్వాత ఒక రెడ్ కలర్ 20 kg సీడ్ కెమికల్, ఈ కలర్ చేయడానికి ఒక సీడ్ మిక్సింగ్ మషిన్, ఒక వేయింగ్ మషిన్, స్వింగ్ మషిన్, తర్వాత 3 ప్యాకింగ్ మషిన్స్, మొత్తం అది 50 లక్షల విలువ। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में